हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। तो हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की सीरीज़ फ़िलहाल, जिसमें मैंने कहा कि ओसी का सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, राइट। ओसी में एक लेक्चर हो चुका है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होते ही हम अकाउंट्स यानी बुक कीपिंग स्टार्ट कर देंगे और वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, राइट। और उसमें हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और ऐसा करते हुए हम आ चुके हैं अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर पे, और यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे और आगे हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज के लेक्चर में। इसके बाद हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक, देन डेवलपमेंट बैंक, और इस तरह से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, मैंने आपको इसको मीनिंग जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। ऑर्गेनाइज यानी जो रेगुलेटेड होता है, जिसके कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, या जिसके ऊपर कोई होता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। लेट अस नाउ डिस्कस द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो कम से कम बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बार बार आगे इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा। आगे मीन्स जब आप एफवाई टीमा में जाओगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना होगा, तो यहीं पढ़ लो। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ सेंट्रल बैंक। जितने भी देश हैं दुनिया में, 200 से ज़्यादा या 200 के आसपास, सभी देशों में अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, यानी केंद्रीय बैंक होती है खुद की, which is at the apex of the banking system। apex का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे। तो बैंकिंग सिस्टम में चाहे जितने लेयर हो नीचे, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ना, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दुनिया भर के बैंक हैं, कैनरा बैंक, कई सारे, महाराष्ट्र बैंक, ठीक है, और भी कई सारे बैंक हैं। तो उन सब बैंकों से ऊपर आता है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश के नाम ये है, दूसरे देशों के अलग अलग नाम होते हैं, तो किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है। कैसे, हम समझेंगे। इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन इंडिया, इन द कंट्री। हम ओवरऑल कंट्रीज की बात कर रहे हैं फिलहाल, कि भाई जो सेंट्रल बैंक होता है वो सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई देश के अंदर जितने भी मनी फ्लो हो रहे हैं, पैसे का जो मार्केट है, लेन देन का, उसे आप रेगुलेट करोगे, यानी आप हैंडल करोगे। आप डिसाइड करोगे कितना पैसा फ्लो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या डिसाइड इन से रेगुलेट करोगे। कहने का मतलब ये है, अगर पैसा कम फ्लो करना है तो उसके लिए आप नियम बनाओगे, पैसा ज़्यादा फ्लो करवाना है तो भी आप नियम बनाओगे। जैसे आज जो हम लोग ईएमआई पे करते हैं ना, तो ईएमआई भी रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक करती है। लोन लेना है तो लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, वो मनी फ्लो को एडजस्ट करती है, उसको हैंडल करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। रेगुलेट का मतलब होता है कि अपने हिसाब से तय करना, अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ना, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। आरबीआई वाज, शॉर्टकट में से आरबीआई कहा जाता है, आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द हिल्टन योंग कमीशन। एक्चुअली ये देश की आज़ादी के पहले से ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कुछ देश में, देश के लेवल पे कुछ नई चीज़ें शुरू करनी होती हैं, तो पहले ना थोड़ा रिसर्च होता है, और रिसर्च के लिए हम कुछ लोगों को डिसाइड करते हैं कि हाँ आप रिसर्च करोगे, और जो टीम बनाई जाती है उसे कमीशन कहा जाता है। जनरली गवर्नमेंट लैंग्वेज में उसे कमीशन कहा जाता है। उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, और वो उस चीज़ में एनालिसिस करते हैं। तो ऑब्वियसली जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात चल रही होगी तो वहाँ पे भी रिसर्च हुई होगी। तो जिन्होंने रिसर्च किया था वो कमीशन कौन सा था? हिल्टन यंग कमीशन। The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of the functions of the bank. RBI commenced its operation on 1st April
1935 एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। देखो जरा, ये भी आरबीआई भी एक नॉर्मल बैंक की तरह था, जैसे आज हमारे अगल बगल बैंकें होती हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, राइट, आईसीआईसीआई है, तो जितने बैंक है ना वैसे ही इनका भी हालत था, मतलब उसी बैंक की तरह थे। 1935 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था कह रहे हैं। आरबीआई वॉज नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949, और इसे नेशनलाइज किया गया कब? 1 जनवरी 1949 को, यानी आज़ादी की बात। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मनी मार्केट। यस, मैंने कहा ना बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मनी मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको समझ लो कि भाई घर में है, सबसे बड़े जनरली कौन होता है घर में? पापा होते हैं, ऑब्वियसली हमारे इंडियन सोसाइटी में तो पापा ही हैं। तो मान लो आरबीआई जो है पापा है, कॉमर्शियल बैंक मान लो मम्मी है, और बच्चे मान लो कोऑपरेटिव, और उसके नीचे छोटे मोटे आने वाले लोग हैं। तो पैसे का क्या घर में फ्लो होना चाहिए, कहाँ खर्च होना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, पैसे किसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, छोटे भाई को कितना मिलेगा, बड़े भाई को कितना मिलेगा, ठीक है। मैं एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो। पापा डिसाइड करते हैं ना सब कुछ, जनरली पापा ही करते हैं, जब तक आप बड़े नहीं हो जाओ या अपने पैसे ना कमाने लगो, करेक्ट। तो पॉकेट मनी तो पापा ही देते हैं, पापा से ही हम बातें करते हैं, इवन मम्मी से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसी तरह से आरबीआई, तो घर को एक देश समझ लो, पापा को आरबीआई समझ लो, उसके नीचे मम्मी कॉमर्शियल बैंक समझ लो, कॉमर्शियल बैंक के बाद और भी छोटे मोटे बैंक समझ लो, या हम सब समझ लो, लोग हो गए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसी है, ये सबसे ऊपर है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे ऊपर है, मनी फ्लो में सबसे ऊपर है। ये डिसाइड करती है मनी कैसे फ्लो होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा, ठीक है। चलो, आई होप इतना समझ गए। तो कोई आपसे पूछे कि भाई इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आप कहोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? मनी मार्केट को हैंडल करता है, मनी फ्लो को हैंडल करता है। और एक्स्ट्रा कह सकते हो, किसी भी देश के, किसी भी नहीं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही तो इंडिया के इकोनॉमी को हैंडल करता है, इकोनॉमिक फ्लो को हैंडल करता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, या फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम को हैंडल करता है, आप ये भी कह सकते हो। उनके लिए रूल बनाता है, नियम बनाता है, पॉलिसीज लाता है, नई नई कुछ पॉलिसीज बंद करनी हो तो बंद भी करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज वन विच कंस्टिट्यूएंट द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, मतलब 3 लाइन में बड़ी बात लिखी है। क्या? सेंट्रल बैंक एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूट्स है, या एक ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूट है जो एपेक्स है, सबसे ऊपर है, ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। तो पैसे का लेन देन, बैंकिंग का जो भी एक्टिविटी होता है, वो सबसे ऊपर है कौन? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। देखो एक और बात लिखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोल क्रेडिट, उधार, लोन, इसको कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल बैंक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। समझोगे आगे धीरे धीरे क्यों ऐसा, क्रेडिट, उधार ही क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक्चुअल तुरंत पैसा दे देने की कुछ नहीं हो रहा है। जनरली मैक्सिमम चीज़ें जो हैं पैसे का ऑन द स्पॉट लेन देन करके नहीं हो रही हैं, सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं, उधार पे चल रही है। आप जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ोगे तब भी आप समझोगे कि जनरली जो सामान भी खरीदा बेचा जाता है वो उधारी पे होता है शुरू में, बाद में पैसे लेन देन होते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल समझोगे क्या है क्या नहीं है। चलो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस पढ़ लेते हैं इसके, और उसके बाद शायद काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, तो करेंसी नोट ये छापते हैं। आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस का मतलब होता है भाई 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 500 का, और 1000 का तो फिलहाल है नहीं, मोदी जी ने बंद रखा है, और 2000 का नोट। ये सारे डिनोमिनेशंस के नोट जो है कौन छापता है? आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स।
1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स हैं वो आरबीआई नहीं प्रिंट करता, नहीं छापता। तो 1 रुपए और कॉइन छोड़ के क्या बचा? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500, 2000, राइट। As per the minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crores। भाई मैंने कहा ना कि सिस्टम से चलता है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम, एक नियम है, कानून है, रेगुलेशन है। क्या है रेगुलेशन? कि आरबीआई को मिनिमम गोल्ड यानी जितना भी डिसाइडेड है उतना मिनिमम गोल्ड मेंटेन करके रखना है अपने पास, और फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर, यूरो, जो भी कुछ है, जनरली डॉलर, 200 करोड़ का फॉरेन रिजर्व आपके पास होना चाहिए, यानी फॉरेन का पैसा होना चाहिए, इंडिया का नहीं, फॉरेन का। ठीक है, समझ गए? तो दो बातें हो गई यहाँ पे। क्या? एक तो भैया पैसा छापने का जो अधिकार है वो आरबीआई को है। ऐसा नहीं कि उसके मन पे छाप देगी, उसके लिए भी तरीके हैं, लेकिन मैंने कहा ना 12th लेवल पर आपको इस पॉइंट को जानना है। तो पैसा छापती है 1 रुपए का नोट और बाकी कॉइनें छोड़कर बाकी जितने करेंसी नोट्स हैं वो आरबीआई प्रिंट करती है, या आरबीआई के अंडर में होता है। 200 करोड़ आउट ऑफ विच एट लीस्ट 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड। ओहो, ओके। एंड द रिमेनिंग 85 करोड़ इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके ओके ओके। सो कहने का मतलब ये है कि जो गोल्ड मेंटेन करना है और जो फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना है वो टोटल 200 करोड़ का होना चाहिए, और उस 200 करोड़ में से 115 करोड़ कम से कम होना चाहिए। क्या? गोल्ड, यानी गोल्ड में कम से कम 115, यानी 120 भी हो सकता है और 125 भी हो सकता है। ठीक है, और अगर 115 करोड़ का गोल्ड मेंटेन करते हैं तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस जो है वो क्या होना चाहिए? फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, साथ में लिखा है। ठीक है, ये नियम है, कहने का मतलब ये तरीका है, ये सिस्टम है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे हमारे लिए बैंकर कौन है? हमारे बगल की बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। उसी तरह से गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेम हमारी बैंक भी ऐसी करती है हमारे लिए। वो हमारे लिए एजेंट का काम करती है, हमारे लिए एडवाइजर का भी काम करती है। हालांकि हम एडवाइस कभी लेने जाते नहीं है, और हमारे लिए बैंक का काम तो करती है हमारी बैंक है। उसी तरह से आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए सलाह का काम करती हैं, उसके लिए एजेंट यानी अगर फॉरेन से कोई डीलिंग करनी है तो आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से कर लेती है। एजेंट का मतलब क्या होता है? जो बीच में आके काम करवाए, तो आरबीआई करती है, और बैंकिंग का काम तो करती है। इट ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। या तो यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टेट यानी राज्य सरकार की भी बात हो रही है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, जितने भी स्टेट है। It accepts money as well as makes payment on behalf of these governments। Yes, सरकार हमसे टैक्स लेती है तो पैसा कहाँ रखेगी? आरबीआई में। तो जब सरकार आरबीआई में पैसा रखती है, तो जब सरकार खर्चा कर रही है, रोड बना रही है, मेट्रो बना रही है, या बाहर देश से कुछ लेन देन हो रहा है, तो पैसा कौन देगा? आरबीआई देगी ना। किसके बिहाफ में? गवर्नमेंट के बिहाफ में। जैसे हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में। तो जब हम लेन देन करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ से कटता है? बैंक से कटता है। यानी हमारी बैंक हमारे लिए सब करती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे किया तो कहाँ से कटेगा? बैंक से कटेगा। जिसमें भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से कटेगा, यानी बैंक आपके लिए कर रही है। उसी तरह से आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करती है। या अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है 3000 करोड़, तो आरबीआई पैसा ट्रांसफर करती है। मेट्रो बना रही है 50,000 करोड़, आरबीआई ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा पैसा इनके पास है। किसके पास? आरबीआई के पास। चलो, इट ऑल्सो अंडरटेक्स द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, तो पब्लिक डेट का मतलब होता है जो कर्ज है, गवर्नमेंट जो कर्ज लेती है उसको भी हैंडल करती है आरबीआई, चाहे वो फॉरेन से लिया हुआ कर्ज हो या देश के अंदर ही से लोगों के लिया हुआ कर्ज। जैसे हमने पढ़ा ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो जनरली देश के अंदर ही जो लोग होते हैं उनके लिए ही होता है। और आरबीआई जो है एडवाइस भी देती है, किसे? एडवाइजेस भी देती है, किसे? गवर्नमेंट को, ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, बड़े बड़े मुद्दों पे। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई थी, इकोनॉमिक लेवल
इकोनॉमिक सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया था एक तरह से, माइनस में हमारा जीडीपी चला गया था, बहुत सारे देशों के साथ हुआ था, नो डाउट। तो उसमें जो है आरबीआई क्या करती है, सजेशंस देती है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, राइट। जब ये वो केंद्र सरकार को देती है और राज्य सरकारों को भी देती है, ठीक ना, क्योंकि हम दोनों गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो चले आगे। आई होप कि मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है। तो हम दो पॉइंट पढ़ चुके हैं। एक तो भाई 2 पॉइंट क्या पढ़े हमने, एक तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, और फर्स्ट पढ़ा था हमने इशू ऑफ करेंसी नोट्स, राइट, इशू ऑफ करेंसी नोट्स और बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स बैंक बैंकों की बैंक है, ये तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में समझ लिया कि बैंकिंग सिस्टम में या मनी मार्केट सिस्टम में सबसे ऊपर आती है आरबीआई, तो सारे बैंक उसके अंदर में आ गए। पापा वाला एग्जांपल पे मैंने दिया, आरबीआई सबसे ऊपर, कॉमर्शियल बैंक उसके नीचे, फिर उसके नीचे कोऑपरेटिव, ऐसे से पकड़ सकते हैं, ठीक है। या कोऑपरेटिव उसके नीचे नहीं होते लेकिन छोटे होते, इसलिए मैंने नीचे बताया, राइट। Bankers Bank. RBI exercises statutory control over the commercial banks. Yes, all scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum cash of reserve with the RBI against their demand and time liability. पूरा पढ़ दे फिर समझाता हूँ। RBI provides financial assistance to the banks in the form of discounting of eligible bills, loans and advances are also provided against approved securities. तो ये ठीक उसी तरह है जैसे कि हमने अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक्स में जमा करके रखा है, आईसीआईसीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, कैनरा बैंक में, महाराष्ट्र बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। उसी तरह से बैंकें भी अपना जो पैसा है, कुछ हिस्सा जो है पैसे का, कुछ हिस्सा वो आरबीआई में जमा रखती हैं। ये नियम ही है, करना पड़ेगा, कंपलसरी है। कोई बैंक नहीं कह सकता कि नहीं 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 हम तो अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे। कुछ पैसा यहाँ पे लिखा ना, वापस पढ़ते हैं। ऑल शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल का मतलब होता है कि आरबीआई में लिस्टेड होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं एक तरह से। जैसे कि हम अपना अकाउंट खोलते हैं ना, तो बैंकें भी अपना अकाउंट खोलती हैं, पैसा मांग के चलो। कॉमर्शियल बैंकें भी, ये जो आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भी अपना अकाउंट कहाँ खोलती है, आरबीआई में। और क्या करना पड़ता है, are compulsorily required to maintain a certain minimum of cash reserve. आरबीआई ने एक अमाउंट डिसाइड करके रखा है कि इतना, अमाउंट नहीं सॉरी, परसेंटेज डिसाइड करके रखा है कि जितना भी पैसा आपके पास आएगा उसका कुछ हिस्सा आपको हमारे पास आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। जैसे हमें भी मिनिमम अमाउंट जमा रखना पड़ता है ना, अपने आपको शायद पता होगा, किसी का बैंक अकाउंट होगा तो, या पापा में से पूछना कि बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, जो कि लगभग 1000 या 1500 स्टार्ट होते हैं। कुछ बड़ी बड़ी बैंकें हैं जो मिनिमम बैलेंस 10,000 मांगती हैं। ये मिनिमम है, यानी इससे कम रखोगे तो फिर चार्ज ले लेते वो लोग, मतलब कुछ चार्जेस काट लेते हैं, यानी हमारा नुकसान हो जाता है। उसी तरह से आरबीआई भी है, वहाँ पे कुछ पैसा मेंटेन करना पड़ता है। तो कॉमर्शियल बैंक के कुछ पैसा जो है, हम पढ़ेंगे क्या है उसे, सीआरआर एसएलआर कहा जाता है, सीआरआर कहा जाता है, इतना पैसा आपको मेंटेन रखना है ऐसा। और साथ साथ क्या करती है, आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स, और जब भी जरूरत पड़ती है बैंकों को पैसे की, तो आरबीआई पैसे की मदद भी करती है इन टर्म्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। जैसे हमें लोन चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, इन बैंकों के पास। तो लोन ऐसे दे देंगे क्या लोग, उठा के घुस गए बैंक में, भैया हमारा अकाउंट है और हमको लोन चाहिए, नहीं देंगे वैसे वो लोग। भैया आपका अकाउंट है, बोलेंगे जाओ घर के कागज लेके आओ, जाओ सोना लेके आओ, जाओ कुछ तो लेके आओ, राइट। तो उसी तरह से जब आरबीआई लोन देती है इन लोग को, जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है इन बैंकों को, तो ये बैंक भी अपने तरफ से कुछ लेके जाते हैं जो आरबीआई में जमा करते हैं। गिरवी पकड़ लो, हिंदी में ज़्यादा बेटर है, गिरवी, कोलेट्रल कहा जाता है उसे, ठीक है। कुछ रखते हैं वो लोग, और रखते हैं तो आरबीआई उन्हें उसके अगेंस्ट में क्या करती है, पैसे देती है, ठीक है। यानी जैसे हमारे लिए बैंक है, बैंकों के लिए आरबीआई है, बस इतनी सी बात है। इसलिए लिखा है बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक। हमारी बैंक कौन है, ये सब हमारी बैंक कौन है, ये सब, और इन सब की बैंक कौन है, आरबीआई। चलो नेक्स्ट है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यस, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि मिनिमम गोल्ड इतना और उसके बाद फॉरेन रिजर्व इतना, यानी 200 करोड़।
तो वहाँ पे मेंटेन रखने बोला ही है आरबीआई को नियम के हिसाब से, जिसमें से कम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और बाकी का 85 लगभग फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। यानी फॉरेन एक्सचेंज को कौन हैंडल करता है? आरबीआई करती है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज यानी बाहर का पैसा, सीधी सी बात है। डॉलर, यूरो, यान और भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के, मेरे को सारे याद नहीं है। डॉलर बहुत फेमस है, सबको पता होगा। अमेरिका में डॉलर चलता है, अमेरिकन कंट्रीज में। यूरोप में आई थिंक कुछ यूरो आई थिंक चलता है, ठीक है। उनकी वैल्यू कुछ अलग अलग है। जैसे हमारे फिलहाल डॉलर प्राइस मैंने करंटली देखा नहीं है, लेकिन जितना मुझे ध्यान है, एक हमारे इंडिया के हिसाब से $1 के लिए, अगर $1 खरीदना है आपको, $1 चुकानी है, तो इंडिया का कुछ 80 रुपये देना पड़ेगा। यानी हम इतना गुना पीछे हैं करेंसी के मामले में। समझ रहे मेरी बात? $1 खरीदने के लिए आपको 80 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यानी अगर आप फॉरेन में चले गए और वहाँ पे कोई कपड़ा खरीदा आपने, और क्योंकि वहाँ पे डॉलर का होगा, अमेरिका में जाओगे तो मान लो $3 का निकला, तो अब वहाँ का पैसा तो $3 दोगे, लेकिन इंडिया के हिसाब से कितना दोगे पता है? 240 रुपये। बड़ी नाइंसाफी है। कोई बात नहीं, एक दिन आगे जरूर जाएंगे। तो कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई एक्ट एज ए कस्टडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। ओह सॉरी, फोन आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। It has to maintain the official rate of exchange of rupees as well as ensure its stability. RBI also undertake to buy and sell the currencies of all members of the International Monetary Fund. ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना क्या होता है ना, कि चलो यहीं से समझाता हूँ। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो बाहर से मंगाए जाते हैं, यानी हम खरीदते हैं, सरकार खरीदती है हमारे लिए, लोगों के लिए। तो सरकार अगर रुपये में पे करेगी ना, तो रुपये में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। देखो, मतलब अगर $3 की कोई चीज़ खरीदो, हमें कितना पे करना पड़ेगा? लगभग 250 रुपये। तो हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। तो आरबीआई को क्या, आरबीआई के नियम में क्या है कि हम डॉलर ना इकट्ठा करेंगे, कि अगर $3 का तो हम डॉलर ही देंगे ना उसे, हम कहाँ को रुपया दें अपना? क्या देंगे उसे? डॉलर ही दे देंगे, क्योंकि $3 मतलब कम है एक्चुअली। ऐसे तो वैल्यू दोनों की सेम ही बैठती है, लेकिन 240 और 3 में बहुत फर्क होता है। तो जब हम डॉलर को ही देते, जो हमने कमाया है डॉलर, वही डॉलर अगर देते हैं तो इतना खर्चा महसूस नहीं होता है, लेकिन जब रुपया देते हैं तो बहुत महसूस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जो रुपए का, जो डॉलर का भाव है ना, वो कम ज़्यादा होता है रोज। तो मान लो कि आज 80 रुपये है, हो सकता है कल 85 हो जाए। तो अगर मैंने $10 की कोई चीज़ खरीदी, तो मेरे को 850 रुपये देना पड़ जाएगा। समझ में बात? तो रुपया जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए ये हुआ कि भाई हम फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन की करेंसीज भी इकट्ठा करेंगे। हम डॉलर भी इकट्ठा करेंगे, हम यूरो भी इकट्ठा करेंगे, हम यान भी इकट्ठा करेंगे, जो भी है। ठीक, हर कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारी कंट्री में जो लेन देन है ना, वो जनरली डॉलर और यूरो में ही होता है, जनरली डॉलर में होता है, ठीक है। तो डॉलर ही इकट्ठा किया जाता है। आइए समझ गए। ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक बहुत बड़ी संस्था है, जो समझ लो कि सारी कंट्रीज को, या जो भी इसकी मेंबर कंट्री, जनरली सारी ही है लगभग लगभग, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए उसके लिए एक नियम कानून बनाता है। आपको पता है आरबीआई जैसे हमारे देश में सबसे ऊपर बैंक है, वैसे एक और बैंक है, वर्ल्ड बैंक। पूरी दुनिया में एक बैंक है जो सबकी बैंक है। ये पता था आपको? पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो। हमारा बैंक है यूनियन बैंक, एग्जाम्पल स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। और आरबीआई का बैंक कौन है? वर्ल्ड बैंक। यानी पूरे विश्व का मिला के भी एक बैंक है, जिसमें सारे देशों के अकाउंट है, एक तरह से मान लो ऐसा। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक की तरह होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। तो लोग रूल्स रेगुलेशन नियम बनाते हैं कि किसी भी देश में जो कंट्री का जो पैसे का फ्लो है कैसे होगा, जो डॉलर और रुपए का एक्सचेंज हो कैसे होगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को हैंडल करते हैं, कहने का मतलब यही है। तो आई होप समझ गए। कस्टडियन का मतलब होता है फॉरेन रिजर्व अपने पास रखना, इकट्ठा करना। मैंने बता दिया क्यों इकट्ठा करना है, क्योंकि डॉलर जो होता है सस्ता होता है कंपेयर टू रुपए के। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये हमने थोड़ी देर पहले समझा था, ऊपर एकदम ऊपर मैंने ना बताया था इसी लेक्चर में।
या इसी लेक्चर में क्रेडिट कंट्रोल एक फीचर हमने पढ़ा था ऊपर। चलो आते हैं, दिखा देते हैं। या ये देखो डेफिनेशन में कंट्रोल्स क्रेडिट, मैंने कहा ना उधार को हैंडल करना, उधारी को हैंडल करना, वही यहाँ पे लिखा है। लोन्स, ईएमआई, इन सबको हैंडल करना कैसे? एज ए सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ कंट्री, यस सुप्रीम बैंकिंग सबसे ऊपर है। आरबीआई हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम क्रिएटेड, क्रेडिट क्रिएटेड, उधारी जो क्रिएट की जाती है कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और वो लोन देती है लोगों को, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से लोन देगी, ये कौन इन्फ्लुएंस करता है? ये आरबीआई इन्फ्लुएंस करती है। ये डिसाइड करेगी कि भाई तुम लोन इस रेट पे दोगे या इतने रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द पर्पज ऑफ और यूज ऑफ क्रेडिट, यस ये भी देखती है कि भाई गलत बोलते ना, गलत इरादे से पैसे ना दिए गए हों, गलत वो जो पैसे हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या नाम है उसका, किंगफिशर का मालिक कौन था? अरे जो पैसा लेके भाग गया दाढ़ी वाला, किंगफिशर पे था ना, सहारा का किसका था? विजय माल्या। कितने हजार करोड़ का घोटाला करके चला गया, बैंकों का पैसा लेके भाग गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बैंकों ने मनमानी लोन दे दिया उसे, अपने मन से लो लोन लो सर जी, साहब जी, सेठ जी, ले लीजिए लोन। और ऐसे ही होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ना आग बंद करके बैंकें लोन दे देती हैं, और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, किसान होते हैं, उनको लोन देने के लिए 10 बार दौड़ाएगी, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, और पैसा अगर नहीं भरा आपने, एक भी इंस्टॉलमेंट, एक भी ईएमआई, तो रुला देगी आपको या बेइज्जती कर देगी। बहुत लोग तो इसलिए भी आत्महत्या कर लेते हैं, खासकर किसान इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि पैसा नहीं चुका पाते हैं लोन का। और कुछ लोग हैं जो नीरव मोदी, नाम सुने लोगे, सर्च करने हैं लोगों को, विजय माल्या, नीरव मोदी, एक दो नाम और याद नहीं आ रहे, कई सारे लोग हैं ऐसे। तो वही कह रहा था कि आरबीआई क्या करती है, मॉनिटर करती है कि क्यों लोन लिया जा रहा है और क्या उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स सच एज बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियो सच एज कैश रिजर्व रेशियो, देखो यही सीआरआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक्सेट्रा, कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। Qualitative methods such as fixing marginal requirement, credit ratio, rationing, moral suasion, etc. regulate the purpose of use of credit। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो शॉर्टकट में समझो क्या है। पहले तो हम लोगों ने ऊपर जस्ट पढ़ा कि कॉमर्शियल बैंकों को अपना कुछ पैसा जो है आरबीआई में रखना पड़ता है। मान लेते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमने जो अकाउंट खोला है आम जनता ने, वो जाके पैसे जमा करते हैं। मान लो कि एक दिन में 100 रुपये है, तो आरबीआई का नियम क्या है कि भाई इसमें से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट परसेंटेज यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लेते हैं आरबीआई का रूल है कि जो भी पैसा आएगा उसको 25% आरबीआई में जमा होना चाहिए। तो 100 का 25% कितना हो गया? 25 रुपये। अब इसके पास कितना बचा कॉमर्शियल बैंक के पास? 75। अभी 75 में से ही लोन दे सकती है, लेकिन अगर 100 का 100 होता तो 100 का 100 पूरा लोन दे देती है, ऐसा भी होता है। तो ये एक तरीका हो गया क्रेडिट कंट्रोल करने का। अब कॉमर्शियल बैंक चाहकर भी 75 रुपये से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। उसके अलावा ये भी नियम है कि कम से कम बैंक में, अपने पास बैंक में कुछ पैसा जमा होना चाहिए। लाइक मान लो 15 रुपये कम से कम बैंक के अंदर होने चाहिए उस 100 रुपये में से, क्योंकि कुछ लोग तो निकालने भी तो आते हैं पैसे बैंक में जाकर, कुछ लोग पैसे निकालने भी तो आते हैं, तो 15 रुपये बैंक में होने चाहिए, यानी अब बच गया 60 रुपये। तो ये 60 रुपये वो लोन दे सकती है। तो ये पॉइंट का मतलब यही है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आरबीआई ऐसे ऐसे नियम बनाती है कि वो क्रेडिट को, उधारी को कंट्रोल कर पाए, बैंक मनमानी लोन ना दे दें, गलत तरीके से लोन ना दे दें, ताकि ऐसे ऐसे विजय माल्या लोग और नीरव मोदी जैसे लोग भाग जाए पैसा लेकर। ठीक है, और भी कई सारी चीजें, लेकिन मैं इतना आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे एंड करते इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। यस, आरबीआई की हर साल और कुछ तो क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने पे रिपोर्ट आती है कि भाई देश में इकोनॉमिक लेवल चल कैसे रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में और इवन बैंकों के बारे में भी डिटेल आता है। तो समझ लो मैगजीन तो सुने रहोगे, तो मैगजीन की तरह वो प्रिंट करते हैं या अपने वेबसाइट पे वो पब्लिश करते हैं।
RBI collects and compiles statistical information related to banking and other financial sector of the economy. तो देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, देश में कितना ग्रोथ हो रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, सर्विस में क्या हो रहा है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, ठीक ना, वो सारे सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, हर तरह का रिपोर्ट जो है आरबीआई जो है प्रिंट करती है फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक ना, ये इस बात को ध्यान में रखो। और वो डाटा सरकार के काम आता है, आम जनता के भी काम आता है, आम जनता समझ पाती है, देख पाती है कि देश में क्या चल रहा है, किस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है, किस सेक्टर में नहीं है। टीवी पे बैठ के लोग डिबेट भी करते हैं उस बारे में, राइट, देखे लोगे न्यूज़ वगैरह, हालांकि वहाँ पे कुछ फायदेमंद डिबेट नहीं होती। अगला है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। RBI also performs certain promotional and development functions such as extending banking services to semi-urban and urban areas, providing security to depositors, development of specialized institution for agricultural credit and industrial finance etc. तो कहने का मतलब है कि RBI बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा या आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आप तो बच्चे ही हो, क्या याद होगा कि जो बैंक्स हैं इंडिया में वो कोने कोने तक नहीं है, अभी भी नहीं है। कुछ ऐसे गांव है जहां बैंक ही नहीं है, दूर दूर तक बैंक नहीं है। तो आरबीआई का काम क्या है कि उस जगह तक भी बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाना, ये आरबीआई का काम है। काम मतलब वो ऐसे भी काम करती है। प्रमोशनल का मतलब क्या है? अब देखो टीवी में ना, मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो जैसे पैसे का फ्रॉड का आता है, आरबीआई की गाइडलाइंस को पढ़िए। आरबीआई कभी भी या कोई भी बैंक कभी भी OTP, CVV, कोई भी आपके सीक्रेट कोड नहीं मांगता है। तो ये सब भी काम कौन करता है? ये सब भी काम आरबीआई करता है। तो प्रमोशनल यानी कि बैंकिंग सिस्टम को गांव गांव, देख लिखा ना, सेमी अर्बन मतलब जैसे मुंबई मेट्रो सिटी में आ जाता है, सेमी अर्बन मतलब उससे छोटा शहर, रूरल मतलब गांव हो गए, खेड़े हो गए। तो वहाँ तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचाना, एक्सटेंड करना, वहाँ तक पहुँचाना, सिक्योरिटी देना लोगों को। और डेवलपमेंट का काम तो भाई आरबीआई करती ही है, रोड बनाने हैं, मेट्रो बनाने हैं, तो सरकार की हेल्प करती है। अरे चलो, और अदर फंक्शन लास्ट में है, क्या है? आरबीआई एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। As a lender of last resort, it also provides liquidity to banks experiencing financial difficulties. आपको पता है ना, जब हम चेक जमा करते हैं, हमें कोई चेक देगा, मान लो किसी से पैसे लेने थे तो उसने हमको चेक बना के दिया, और वो चेक हम क्या करते हैं? अपने बैंक के जाके अकाउंट में जमा कर देते हैं। तो ऐसे ही नहीं आ जाता है, वो चेक की जब एंट्री होती है, वो चेक जो है वो आरबीआई के यहाँ जाता है। आरबीआई जिस बैंक का चेक है उस बैंक से उसे वेरीफाई करती है, फिर वो पैसा ट्रांसफर होता है। बड़ा फंक्शन है। तो जो चेक का पैसा आता है ना, या जो भी क्लियरिंग का पैसा होता है, NEFT, RTGS, ये सब किसके थ्रू होता है? ये सब आरबीआई के थ्रू होता है। आप समझ लो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसे जाते हैं, ये आरबीआई बीच में रहती है, जो पैसे को यहाँ से वहाँ भेजने में मदद करती है। सिंपल मतलब, अभी फिलहाल इतना ही, ठीक ना। चलो, तो फिर आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, क्या थे? इशू ऑफ करेंसी नोट्स, 2-4 तो याद ही रखना कम से कम। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक यानी बैंकों के बैंक है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनके पास होता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, फाइनेंशियल डेटा, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस और अदर फंक्शंस। तो 2-4 आप याद रखो कम से कम, ठीक है। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टडियन इनके पास है, कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, ये डाटा पब्लिश करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और लास्ट में है प्रमोशनल और डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब इतना भी 5-6 याद रखोगे काफ़ी है। 5 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट खत्म, बात खत्म, ठीक है। चलो, तो अगला जो है हम स्टार्ट करेंगे, क्या अगला है? देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, वो भी बस देख लेते हैं। नेम्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये आप ढूंढो कि इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के नाम क्या है। जैसे इंडिया की कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यूएसए का भी अपनी कंट्री का कुछ नाम होगा बैंक का, सबका पता करो, वहाँ पे डालो, गूगल पे जाओ, सर्च करो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए,
नाम आएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा, सेंट्रल बैंक ऑफ यूके, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, इसे करके सबका चेक करो, 200 के 200। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जिसमें हम बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, अपने बैंकों के बारे में। चलो टाटा।